हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट ऑनर्स का। ये चैप्टर 1 का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे थे और ये भाग 3 है। लेकिन इससे पहले समझने से पहले थोड़ा सा ये समझ लीजिए, आप लोग थोड़ा ये समझ लीजिए। बहुत सारे बच्चे कमेंट करके कह रहे थे कि पेपर 1 तो कंप्लीट हो गया, ये तो आप सबको पता है। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, प्ले लिस्ट का वहाँ देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपको पता है कि बीए पार्ट 1 में पेपर 1 और पेपर 2, अगर हिस्ट्री ऑनर्स है आपका तो ऑनर्स का पेपर 2 होता है, पेपर 1 और पेपर 2, और इसके बाद जो आपका सब्सिडरी का विषय होगा और कंपोजिशन का उसका एग्जाम होता है। तो हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 1 हमने अच्छा तरह से कंप्लीट करवा दिया है, और कंप्लीट करवाने के बाद ये पेपर 2 क्या किया गया है, चालू किया गया है। तो बहुत सारे बच्चे ये कमेंट करके कह रहे थे कि पेपर 1 का जो ये पेपर 1 जो शुरू किया गया इसका टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और टॉप 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी क्लासेज करा दीजिए। तो आप लोग ये कमेंट करके बताइए कि पेपर 2 का क्लास थोड़ा दिन के लिए रोक दिया जाए और ये कंप्लीट करवा दिया जाए या नहीं, कि मतलब टॉप जो 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और टॉप 20 जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसका क्लास करवाया जाए, या पेपर 2 कंप्लीट होने के बाद ही इसको करवाया जाएगा। क्योंकि पेपर 1 अच्छी तरह से कंप्लीट हो गया। अगर आप लोग कहिएगा तो टॉप जो 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और टॉप 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों को करवा दिया जाएगा, और उसके बाद फिर से पेपर 2 का क्लासेस शुरू किया जाएगा। और नहीं तो पेपर 2 का क्लासेस चल रहा है तो ठीक है, पेपर 2 का क्लासेस ही चले। तो आप लोग कमेंट में करके बताइएगा क्या इसको पहले कंप्लीट करवा दें, टॉप 50 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और टॉप 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट करवा दे, या इसको पेपर 2 को जारी रखा जाए। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये आप कहिएगा तो इसको कंप्लीट करवा देंगे, उसके बाद पेपर 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। तो हमें लगता है समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ आप शुरू करते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये भाग 3 है। भाग 2 तक बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं, अगर नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, प्ले लिस्ट का देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए हम लोग क्लास शुरू करते हैं, और आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, मतलब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन बाकी है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ईसाई धर्म रोमन साम्राज्य का राजकीय धर्म कब बना? ईसाई धर्म जो है रोमन साम्राज्य, क्योंकि ये रोमन साम्राज्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। रोमन साम्राज्य जो है ये महत्वपूर्ण है, इसमें से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को अच्छा तरह से पढ़ना जरूरी होता है, ध्यान रखिएगा। तो ईसाई धर्म रोमन साम्राज्य का राजकीय धर्म कब बना? पहली शताब्दी, दूसरी शताब्दी में, तीसरी शताब्दी, चौथी शताब्दी में। तो जरा राजकीय धर्म बना, आपको पता है कि बार बार ईसाई धर्म वाले भी प्रचार करने के लिए यहाँ पर रोमन साम्राज्य में आ रहे थे। तो ये चौथी शताब्दी में बना, तो ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैकियावली का जन्म किस देश में हुआ था? देखिए मैकियावली एक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ और कवि संगीतकार, समझ लीजिए। दार्शनिक भी थे, राजनीतिज्ञ भी थे, कवि भी थे और संगीतकार भी थे। ये सब कुछ से ध्यान रखिएगा। सब कुछ का मतलब बहुत सारे गुण इनका अंदर से, दार्शनिक, कवि, उसके बाद राजनीतिज्ञ, ये सब कुछ संगीतकार भी थे। तो ये कौन से देश के थे? जर्मनी, फ्रांस, इटली, इंग्लैंड या इटली? तो ये इटली के थे, ध्यान रखिएगा। मैकियावली कहाँ के थे? इटली के। और एक बात इनके बारे में थोड़ा समझना जरूरी है, इनकी एक प्रसिद्ध रचना है जो बार बार पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। प्रसिद्ध रचना हम बता रहे हैं, अभी रुक जाइए, कि इनकी एक प्रसिद्ध रचना है, कई बार ये रचना पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। द प्रिंस इन्हीं की रचना है, मैकियावली की, और ये बार बार पूछा जाता है। ये इटली के थे और एक राजनीतिज्ञ थे, दार्शनिक भी थे, संगीतकार भी थे, और इनका जन्म फ्लोरेंस में हुआ था। इटली, फ्लोरेंस जगह का नाम है, इटली में ही फ्लोरेंस में इनका जन्म हुआ था। द प्रिंस इनकी एक पुस्तक है। आगे बढ़ते हैं। प्रारंभ में रोम की अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत क्या था? कृषि, व्यापार, पशुपालन, डीन में से कोई नहीं। तो प्रारंभ में तो कृषि ही था। रोम जो था, रोम तो बाद में रोमुलस ने बाद में नाम रखा, रोमुलस ने बाद में नाम रखा रोम। इससे पहले रोम जो था, रोम का मुख्य अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत कृषि ही था, वहाँ के लोग कृषि ही करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, ईसाई धर्म को रोमन साम्राज्य का आधिकारिक धर्म किस सम्राट ने बनाया? इससे पहले क्या हम लोग पढ़े थे कि ये ईसाई धर्म को, देखिए यहाँ पर राजकीय धर्म कब घोषित किया गया, यही पढ़े थे ना। देखिए राजकीय धर्म कब घोषित किया गया, तो ये चौथी शताब्दी की बात है। और ये देखिए यहाँ पर किस सम्राट ने घोषित किया ईसाई धर्म को रोमन साम्राज्य का आधिकारिक धर्म किस सम्राट ने बनाया? अगस्टस, टिग्रिस,
गैलिनस या कौन स्टान्टिन कौन बना? देखिए ये नाम भी थोड़ा सा अजीब है, कौन स्टान्टिन कौन था ये? तो इसका आंसर हो जाएगा कौन स्टान्टिन। ध्यान रखिएगा, कौन स्टान्टिन ने ये ईसाई धर्म को आधिकारिक धर्म बनाया। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि स्पेन किस व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? रोमन साम्राज्य के समय स्पेन किस व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? जैतून का तेल, शराब, धातु या डी में से कोई नहीं थे। जैतून के तेल के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा, किस चीज़ के लिए? जैतून के तेल के लिए प्रसिद्ध था स्पेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोमन साम्राज्य का शहरी जीवन स्पेक्टुला नामक मनोरंजक शो वर्ष में कम से कम कितना दिन होता था? ये एक मनोरंजक शो का नाम है, इसको ध्यान रखिएगा। आपसे पूछ दिया जाएगा कि कहाँ पर होता था ये रोमन साम्राज्य में। स्पेक्टुला नामक मनोरंजक शो वर्ष में कम से कम कितने दिन? 140, 156, 176, 186। तो 176 दिन होता था, 176 डेज। ध्यान रखिएगा। इन ए ईयर, एक साल में कितना? 176 दिन होता था। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? जूलियस सीजर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? युद्ध में, सीनेट में, बैठक के दौरान, राजमहल में या डी में से कोई नहीं। तो कब हुई थी? सीनेट में, बैठक के दौरान। इसके ही सीनेट वालों ने, जो सीनेट का अधिकारियों ने इसकी क्या कर दी? जूलियस सीजर की को मार दिया था। ध्यान रखिएगा। तो ये सीनेट में इसकी हत्या हुई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? अगला है दांते किस देश का कवि था? जर्मनी, फ्रांस, इटली या डी इंग्लैंड। तो ये दांते भी इंग्लैंड का था। जैसे मैकियावली जो था वो इंग्लैंड बोल रहे, दांते भी इटली का था। इटली का ही ये भी कवि था। जैसे ये बहुत ही प्रसिद्ध कवि, वहाँ का राष्ट्र कवि भी था। ध्यान रखिएगा, राष्ट्र कवि का दर्जा मिला था। तो ध्यान रखिएगा, पूछ दिया जाएगा राष्ट्र कवि इटली का, तो इटली का राष्ट्र कवि यही था। दांते को दर्जा मिला था राष्ट्र कवि का। और इससे पहले मैकियावली के बारे में पढ़ते। मैकियावली, तो मैकियावली भी कहाँ का था? वो भी इटली का ही था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वैसे भी इटली के बारे में पढ़ रहे थे, इटली के बारे में ना यहाँ पर पढ़ने के लिए मिलेगा। शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था? प्लूटो, वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू या डी रूसो। तो ये मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। ध्यान रखिएगा, शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। और ये शक्ति का पृथक्करण का मतलब क्या होता है? शक्ति का पृथक्करण का मतलब ये होता है कि शक्तियों को 3 भागों में बांटना। ध्यान रखिए, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, 3 भागों में बांटना, यही शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत है। ध्यान रखिएगा। तो किसने दिया था? मॉन्टेस्क्यू ने। इसका सी आंसर हो जाएगा। और इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्या है? रोम, यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं दिया गया है। रोमन साम्राज्य के किस शासक ने गौल होगा, गौल पर अपना अधिकार, गोल नहीं, देखिए गोल लिखा था, गौ अल्लाह, गौल और चंद्र बिंदु होगा। ध्यान रखिएगा, इस पर क्या होगा? इसको मिटाकर आपसे लिखते हैं। ध्यान रखिएगा, गौल आता है, ये गौल आता है। देखिए गौल, ऐसे गौल पर किसने अधिकार किया था? रोमन साम्राज्य किस शासक ने गौल पर अधिकार? गौल जो कि आधुनिक हम रूस को कहते हैं, आधुनिक रूस जो है उसको गौल कहते हैं। तो रूस तक कौन गया था? तो एक ही था, जूलियस सीजर, जिसके बारे में बहुत अच्छा से हम पढ़ाए हैं। जूलियस सीजर ही था, गौल इंग्लैंड तक पहुंच गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जूलियस सीजर। और ये ऑब्जेक्टिव पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। हमें लगता है कि इसमें कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है समझ में आ गया होगा।